नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबके अपने हित होते हैं जिसके अनुरूप वो बजट से उम्मीद पालते हैं, मगर वित्तीय प्रबंधन का कौशल इसी में माना जाता है कि बजट सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश तिवड़ा ने साल 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में प्रदेश सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। शिवराज सरकार के इस साल के आखिरी पूर्ण बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खास बात यह रही है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर अपना विरोध जता रहे हैं। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच रोचक बहस भी देखने को मिली। वित्त मंत्री का बजट भाषण करीब 1.25 घंटे चला। इस दौरान लगातार विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे और बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने इस बजट को गुमराह करने वाला बजट करार दिया है। पीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बजट के नाम पर प्रदेश का सत्यानाश किया गया है। यह बजट चुनावी कलाकारी का बजट है। इस दौरान कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ बेरोजगार हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 25% है। यह बजट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लाडली बहन योजना सिर्फ एक नाटक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में 18 साल से लगातार झूठ परोसा जा रहा है। महंगाई से सभी वर्ग परेशान हैं। महंगे घरेलू गैस सिलेंडर से माता बहनें परेशान हैं। चुनावी वर्ष में भी झूठ बोलने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं। आपके नेता दिल्ली में नहीं बोल पाते हैं क्या? खैर, बजट पर विपक्ष और पक्ष की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें इस बजट की छाप निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। बजट की प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया नहीं चलेगी। इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में भाजपा नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बजट के जरिए मतदाताओं को लुभाया जाए और बजट में इसकी झलक भी देखने को मिली है, क्योंकि महिलाओं, युवाओं और किसानों का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1,02,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें छात्रों को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से यह नीति लागू हो जाएगी। इस साल का बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले साल यानी 2022-23 में बजट 2,79,669 करोड़ रुपए का था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट के जरिए सरकार ने युवाओं के साथ महिलाओं और किसानों को साधने की बड़ी कोशिश की है, जो आने वाले चुनावों में सरकार को संजीवनी देने का काम कर सकती है। बहरहाल, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जिसको जनता सुनना चाहती है वो ढंग से हो जाने दो। लोकतंत्र की परंपरा है, आप अपना जब बजट पर चर्चा होती जो कहना होता कहते, लेकिन ना कोई अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, केवल झूठ झूठ और झूठ परोसना। तो झूठ की दुकान हो गई है कांग्रेस। पहले ये स्पष्ट करो कि पिछली बार जो 2 लाख रुपया 10 दिन में कर्जा माफ करने का काम था, वो क्यों नहीं कर पाए? ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है और सब वर्गों का इसमें समावेश किया है।
सर्वस्पर्शी बजट है और विशेष फोकस हमने नारी शक्ति पर किया है। आश्वासन दें कि मध्य प्रदेश में ये 500 रुपए नहीं बढ़ेगा, उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। हम भी अभी तय करेंगे। क्या सुना खोखला बजट है, जब 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया, हर साल नकली बजट पेश करते हैं। पिछले वर्ष से 40% जो बजट बढ़ा था उसमें रिलीज नहीं किया। 1000 लाडली बहनों को दूंगा, उससे पहले 2000 रुपया पर घर से छीन रहा है। मतलब पहले छीनेंगे और फिर वोट का लालच देके देने की बात करेंगे। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी मीडिया सह प्रभारी आशीष तिवारी जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष कविता पांडे जी, अर्थशास्त्री डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी, और स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुलेरी जी और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आशीष तिवारी जी, हर साल बजट पेश होता है और जनता की एक आस होती कि इस बार उनको उस बजट से कुछ खास मिलने वाला है। चुनावी साल है, कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ये बजट इस लिहाज से, क्योंकि चौथे कार्यकाल का आपका ये आखिरी पूर्ण बजट है, किस तरह से ये खास बजट आप लोग के हिसाब से माना जाए? क्योंकि देखिए हर बार देखा जाता सत्ता पक्ष बजट की बहुत तारीफ करती है और विपक्ष हमेशा उस बजट को खराब ही बताता है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट में सर्वस्पर्शी बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है, गरीबों की व्यवस्था की गई है, मजदूरों की व्यवस्था की गई है, छात्रों की व्यवस्था की गई है, तो वही साथ ही साथ बच्चे खेलें इसकी व्यवस्था की गई है। और आप इस बजट को देखेंगे तो हमने सड़कों के निर्माण के लिए अधोसंरचना के रूप में, साथ ही साथ इस बजट में समाज के अंतिम व्यक्ति के छोर की भी चिंता की गई है कि अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति को इस बजट का लाभ प्राप्त हो। तो आज यह बजट किसानों का बजट है, आज यह बजट वृद्धों का बजट है, आज यह बजट गरीबों का बजट है। तो इस बजट में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी जो हम अंत्योदय की कल्पना थी, उस कल्पना को साकार करते हुए इस बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं और वित्त मंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पहली बार ई बजट पेश किया और इस बजट का लाभ सीधे मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। ई बजट तो आप लोगों ने पेश कर दिया, लेकिन क्या उसका जो अभी बजट पेश हुआ उसका क्या लाभ है? कहीं ना कहीं जनता को मिलेगा, क्योंकि चुनावी साल है। अगर जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो 2000 जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे आप लोग के 2020 में, तो वहां पर ये देखने को मिला था, 2018 में जब चुनाव हुए थे देखने को मिला था कि वहां पर किसानों के कारण और कुछ और ऐसे मुद्दे थे इसके कारण आप लोग की सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन देखना होगा कि इस बार के बजट के बाद जनता किस तरह से आप लोग का साथ देती है। कविता पांडे जी, क्या इस बार जनता बीजेपी का साथ दोबारा देने वाली? क्योंकि इस बजट में जो तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है और जो तमाम मुद्दे हैं खासकर प्रदेश में उसको इस बजट में कवर किया गया है, और जो जनता की कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है वो कुछ महीने बाद ये नाराजगी चली जाएगी और फिर से सरकार वापस ही करेगी। चाली पुलाव पकाने में जाता क्या है? अभी मैं अपने घर में हूँ और पूरे रीवा शहर की लाइट गोल है और अंधेरे में आपके साथ मैं आज के बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप देख पा रहे हैं कि लाइट गोल में मैं बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले तो इनका जो विकास का आईना आप स्वयं ही देख लीजिए। रही बात आज जब सुबह हुई तो सबसे पहले खबर आई कि जो घरेलू गैस का सिलेंडर है वो 50 रुपया लाइट आ गई है। आपसे बात करते करते चलिए, तो वापस विकास लौटा है, आप ये कह रहे हैं? सुबह खबर आई कि 50 रुपया घरेलू गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया और साथ ही में 350 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया। 3 रुपए लीटर दूध का दाम बढ़ गया। तो मुझे हैरानी है कि ये बातें बजट में क्यों नहीं दिखती। बजट के पहले सुबह आप कुछ और बोलते हो और दोपहर में ही बजट में आप और बात करते हैं। ये तो बहुत हैरानी की बात है। महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ किया नहीं गया। थोथा चना बाजे घना, नकल मारने में भी अकल चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रति महिला को 1500 रुपए
दिया जाने की घोषणा हिमाचल सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने की, और वो दे रहे हैं। उसी की नकल इन्होंने मारी, लेकिन इन्होंने 1000 बोला और उसमें भी इनकम टैक्स और तमाम तरीके के बाउंड्री और फाउंडेशन लगा दिया। कविता जी, ताकि तमाम मध्य तरह प्रदेश की जो 3 योजनाओं करोड़ में आबादी तकरीबन है, 1,02,000 करोड़ के आसपास का प्रावधान किया गया है महिलाओं की योजनाओं के लिए। जी मैं उसी पे बात कर रही हूँ। इतनी बाउंड्री, इतने फाउंडेशन लगाए कि वो शायद ही किसी महिला को मिल पाए। फिर ये दोबारा कह रहे हैं कि हम पर महिला को और पर जो हमारे मध्य प्रदेश की आबादी है उसके लिए सुविधाओं का पिटारा खोल रहे हैं। तो आखिर फिर जब मध्य प्रदेश को आपने विकास के रास्ते में पहुंचा ही दिया है, तो वो कौन 5 करोड़ लोग हैं जिनको कोटा से चावल और गेहूं देने की आवश्यकता पड़ती है? तो यदि आपने अमीर कर दिया, विकास के रथ पर सवार कर दिया मध्य प्रदेश को, तो 7.5 करोड़ आबादी में 5 करोड़ लोगों को गल्ला देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी का जो ये आज का बजट है, थोथा चना बाजे घना, और घना बाजने के लिए इनका कहते हैं ऋणम विवेक घृतम कृत्वा, ऋण लेकर घी पीना इनकी प्रवृत्ति रही है। और कभी क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, तो यह बजट भी लोक लुभावन है, झुंझुना है। और जैसे इसकी नहीं, देखिए जिस तरह से आपने कहा लोक लुभावन है, आपको समझ आता जाएगा। कविता जी, मध्य प्रदेश की कविता जी जनता को संक्षेप में थोड़ा जवाब दीजिएगा। आपने कहा लोक लुभावन है, हर कोई तो यही चाहता ना कि बजट लोक लुभावन हो, तभी तो उसका फायदा मिलेगा। और आप भी खुद माने कि लोक लुभावन ये बजट है। थोथा चना बाजे घना, मैं पुनः कह रही हूँ, लोक लुभावना से काम बनता नहीं है। काम तो तब बनता है जब जो महिला गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपए का खरीदती थी, वो जब 1150 खरीदेगी तो उसको कैसा लगेगा? जो छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे हैं जो दूध पीते थे और 3 रुपए लीटर दूध उनको महंगा लगेगा, तो आप सोच लीजिए वो कितना लोक लुभावन है। होली 7 तारीख को है और अब हमारे यहाँ गुजिया, चलिए इस पर मैं इस पर आपसे आगे और जवाब लूंगा, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गैस के सिलेंडर के जो दाम है वो प्रदेश सरकार तय नहीं करती है, केंद्र सरकार तय करती है। तो आपके नेता उस वक्त संसद में क्या करते हैं? वो अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पाते? ये उनका साफ कहना है। ठीक है, डबल इंजन की ठीक है, ठीक है, पिंकी डबल श्रीवास्तव जी, इंजन की ठीक है, सरकार इसी को कहते हैं। नहीं ठीक है, एक करे और दूसरा बोले ठीक कि है। हमने डॉक्टर तो पिंकी किया श्रीवास्तव नहीं। जी, जिस यदि तरह से, बजट में आप ठीक है, इस बात की बात करते ठीक है, हैं कविता पांडे जी, कि अभी आज अभी हम बहुत सिलेंडर समय महंगा है, बहुत करेंगे। समय है, बहुत समय, अपनी बातें बाद में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी, जिस तरह से 3,14,000 करोड़ का ये बजट है, अच्छा भारी भरकम बजट है मध्य प्रदेश है। और अगर हम जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई उसमें भी अगर हम कुछ देखें तो वहां पर अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर बताई गई है। हालांकि कुछ नेगेटिव उसमें पॉइंट भी थे, लेकिन चुनाव के लिहाज से अगर देखें जो बजट, क्योंकि ये चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो क्या ये बजट, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जो घोषणा की गई है, सरकार को इसमें फायदा होने वाला है? या फिर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये बजट सिर्फ एक नाटक है, कुछ नहीं होने वाला, प्रदेश को बर्बाद कर दिया और तमाम तरह की चीजें? सर मेरा जो इसके अंदर सबमिशन है, तो देखिए जैसे कि दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा बीइंग अ फीमेल, मतलब मैं सपोर्ट भी करूंगी इस बात को, बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाए गए हैं महिलाओं को, बहुत सारे फायदे पहुंचाए गए हैं लड़कियों को, और साथ ही बहुत सारे फायदे दिख रहे हैं किसानों को दिए गए। तो अगर इन सभी की संख्या जोड़ ली जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को तो बहुत फायदा होने वाला है। वहां सरकार तो निश्चित है कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बीइंग एन इकोनॉमिस्ट और बीइंग एन बिजनेस पर्सनैलिटी, मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी बस 1 महीना 2 महीना पहले हमने यहाँ पे इन्वेस्टर्स समिट किया और हमने यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल निवेशकों को बुलाया और हमने अपना शहर दिखाया, हमने प्रदेश दिखाया, लेकिन वो सब बातें तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उनके ऊपर तो कोई फोकस नहीं है सरकार का। तो शायद ये इसलिए है कि क्योंकि ये वोटर्स की जो संख्या है वो बहुत सीमित है। आपने ईडब्ल्यूएस मकानों पे आप कह रहे हैं कि हम स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसको 0 कर देंगे, लेकिन साहब हम कई सालों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए उसको आप कम करिए, क्योंकि पूरे देश में बाकी सभी जो स्टेट्स हैं वहां पे ये ड्यूटी बहुत कम है। आपने उद्योगों का जिक्र किया, अगर उद्योगों की बात करूं तो उद्योगों की इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि तकरीबन 1,740 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। क्या इसके अलावा भी और कुछ किया जाना था? क्योंकि कुछ और मद में कुछ थोड़े थोड़े पैसे रखे गए, वो भी सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए। लेकिन क्या सरकार के पास उतनी क्षमता थी, उतना पैसा था कि इस उद्योग क्षेत्र में कुछ और बेहतर हो सकता था इस बजट में?
आप जो बजट को अगर हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि बजट में हम बांटने की बात ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को सक्षम बनाने की बात कम कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हाँ, ये एक बेहतर और एक बहुत अच्छा स्टेप है कि इससे महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो अपना आजीविका उपार्जन के नए-नए साधन खोज सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। तो बजट मैं बिल्कुल सिरे से नहीं नकार रही हूँ उसको। ये 75% अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमने उद्योग धंधों को ध्यान नहीं दिया। हमने लोगों को मतलब अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्राकृतिक रिसोर्सेस को यूज करते, संसाधनों का इस्तेमाल करते, उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं हैं, निर्यात की जो संभावनाएं हैं, उन पे अगर हम काम करते, हम एमएसएमईज को प्रोत्साहन देने की बात करते, जो कि कोविड के बाद से अभी तक रेंगती हुई चल रही है ना? तो वो अगर कहीं पे होता तो मेरे ख्याल से फिर हमको ये लाडली लक्ष्मी को ये स्कूटी देने की बात या फिर बहनों को 1000 रुपए देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और शायद हम महंगाई के मुद्दे पे भी बहुत सारी बातें कर पाते क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई होती। तो ऑफ कोर्स देखिए, बजट से फायदा तो सरकार को जरूर होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक मेल मेंबर है परिवार का, आर्थिक दृष्टि से और कुछ और बेहतर हो सकता था जिसमें प्रदेश और मजबूत हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भूपेन कुमार सोलेरी जी, क्या राजनीति की दृष्टि से ये बजट भाजपा के लिए पास साबित होगा या फेल साबित होगा? राजनीति दृष्टि से ही प्रेरित पूरा बजट है ये डिवीजन किया गया है। महिला वोट को जो आबादी का 50% है, 7.5 करोड़ लगभग आबादी है, 7.5 करोड़ में लगभग 50%, जो कि उन्होंने लिंगानुपात भी बनाया है कि 227 से लगभग 245 करीब 1000 के बीच में हो गया है महिलाओं का, जो उनके शुरू के ही वाइट में था कि हमने जो लिंग अनुपात है उसको बढ़ाया गया है, दूरी कम गई। और ये सिर्फ फोकस, आप चाहे कोई भी योजना देख लीजिए इनकी, चाहे स्वयं सहायता समूह वाली योजना देख लीजिए, 1000 रुपये जो वितरण वाली जो योजना है, और जो 50% वोट को उन्होंने रखा है। और लेकिन उसमें भी कांग्रेस की ये कह रहे, कमलनाथ ये कह रहे, अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये तो बीजेपी वाले 1000 की बात करें, हम 1500 देंगे। नहीं, वो बात अलग है कि जब बनेगी ना, लेकिन ये तो अभी सत्ता में है, और सत्ता में सत्ता के बहुत से आयाम होते हैं। उनके पास ब्यूरोक्रेसी होती है, उनके पास संसाधन होते हैं, उसका लुभावना जो पन होता है, जो गैप होता है। और एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लगातार सत्ता में बने रहने से उसके जो एंटी कंपल्सी होती है वो भी, लेकिन वो कांग्रेस मुझे दिख कहाँ रही। अभी देखिए जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता बोली, वो लोक लुभावन शब्द जैसा उन्होंने जो प्रयोग किया, तो वो भी बीजेपी तो इस सब चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इसलिए मैंने ही बोला, अगर लोक लुभावन बजट है तो हर जनता यही चाहती है कि तो वो लोक लुभावन हो। हाँ, वो तो जानती है कि देने वाला बजट है ये आत्मनिर्भर के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये चुनावी वर्ष में लोगों को वोट को कन्वर्ट करने वाला बजट जरूर है। जैसे आप 1000 वाली योजना आप देखें, महिलाओं वाली जो ई स्कूटी वाली योजना है, किसान की देखिए आपने कितना उन्होंने कर्ज माफी की बात कही हाँ, ऋण नहीं, उसका बजट उसमें ब्याज का मैं वही कह रहा हूँ, जो उससे जो इंटरेस्ट होगा उसको माफी ब्याज वो देगी। तो उन्होंने हर चीज को रखा है। दूसरा जो जीडीपी में उनका जो सकल घरेलू उत्पाद में जो मध्य प्रदेश बजट का योगदान है वो भी काफी है, 4.8 लगभग 5 के लगभग है। तो इससे, और इन्होंने 30% बजट को इंक्रीज भी किया है। तो अब जो इनके जो उम्मीदवार, दूसरी बात मुझे ये लगता है शिक्षा के रूप में जो रोजगार का इन्होंने जो बताया कि 1 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां कहाँ देंगे ये क्लियरिफिकेशन नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में 4 साल में 60,000 नौकरियां कम हुई हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात, 1 लाख नौकरियां, बात तो ठीक है, हमने मान लिया 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे तो कहाँ देंगे, ये किस सेक्टर को देंगे? टेक्निक के क्षेत्र के लोगों को देंगे कि शिक्षक के क्षेत्र में देंगे, हायर एजुकेशन में देंगे? बजट तो कहीं अलॉट किया नहीं है इन्होंने, तो उसके लिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं है इनका। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि इन्होंने 50% जो आबादी है उसको फोकस रखा है, और उसके तहत ये सत्ता में वापसी के लिए इनकी एक संदेश है निश्चित रूप से। ठीक, मुक्ता जी, जिस तरह से भूपेन जी ने कहा कि बजट तो बीजेपी इस बजट में पास हो रही है, लेकिन इसी बीच गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना, कहीं ना कहीं जो बजट का जो एक पॉजिटिव पॉइंट था उसमें कहीं ना कहीं विपक्षों के नेगेटिव पॉइंट मिल गया ये बताने के लिए। इसलिए आज इस तरह से हमने देखा विधानसभा में भी गैस सिलेंडर लेकर वहां पर हंगामा हुआ, विरोध करने की वहां पर कोशिश की गई।
और इसके साथ ही अगर हम देखें, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश करती है, क्योंकि जब भी महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो बीजेपी दूसरी बात करती है। तो क्या ये महंगाई का मुद्दा या बेरोजगारी का मुद्दा, ये बजट में जो प्रावधान किए गए, इनसे वो चीज छुप जाएगा और बीजेपी को उससे नुकसान नहीं होगा? क्योंकि यहां पर बीजेपी की कोशिश कम से कम जो महंगाई और बेरोजगारी की है उससे कुछ नुकसान ना हो, ये लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि उससे निपटने का कोई समाधान यहां पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी जैसा कहा गया कि ये जो बजट है, जो चुनाव होने वाले हैं इस साल के अंत में, उसको ध्यान में रख के जो है पेश किया गया। जिस तरह से आधी आबादी को जो है जो वोट बैंक है उसके बारे में पहले ही घोषणा कर दिया गया है, लाडली बहना योजना, और भी जिस तरह से जो बातें हैं कि स्कूटी देना, और ये सब जो वुमेन को फोकस, वुमेन सेंट्रिक है, किसान को फोकस करके है, रोजगार की बात है। तो ये टोटल जो है एक हम कह सकते हैं चुनाव के मद्देनजर ये बजट है। और जिस तरह का सीन देखा गया, जैसे ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना भाषण शुरू किया, उसी वक्त कांग्रेस जो है वो एकदम एग्रेसिव मोड में आ गई। उसने नारेबाजी की, अपनी बात कहने की कोशिश की कि सिलेंडर का दाम जो बढ़ गया है उसको लेकर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जो महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने चूंकि सुना नहीं तो वो वॉकआउट किया, प्रदर्शन किया। तो इस तरह की जो थी, और पूरे वक्त, पूरे 1.5 घंटे के भाषण में लगातार जो है कांग्रेस जो है टोका टिप्पणी करती रही। तो इस तरह का जो आचरण है ये पहले नहीं देखा गया। एक आध बार कभी टोक दिया जाता या टिप्पणी हो जाती, बट आज जिस तरह से कंटिन्यूस जो वॉकआउट, प्रदर्शन, फिर उसके बाद कंटिन्यूस टिप्पणी जो होती रही, टोका टाकी, तो उस तरह का जो था आज ये पहली बार हम लोगों ने देखा कि बजट में इस तरह का आचरण था। और जैसा कि मैंने कहा, जो बार बार राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी कहा कि ये जो बजट है वो बिल्कुल समझ आ रहा है कि 2023 की विधानसभा के फोकस को लेकर उस तरह की बातें जो है उसमें पूरी रखी गई हैं, बोला गया है। और जो बार बार जो बीजेपी के जितने भी जो मंत्री और जो भी जो कह रहे हैं कि बार बार हमने सब वर्ग का ध्यान रखा है, तो ये बिल्कुल जो है विधानसभा को चुनाव में को फोकस में रख के किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिरी साल है और इसके बाद पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले बीजेपी को। बीजेपी तो लगातार ये प्रयास करी कि दोबारा उनको मौका जरूर मिले। लेकिन आशीष तिवारी जी, अगर मैं आपसे खुद ही विश्लेषण करने के लिए पूछूं, कहूं, और मैं आपसे पूछूं कि जब 2018 में आप लोग आ रहे थे तो उस वक्त आप लोग ने विश्लेषण तो जरूर किया होगा, और मुझे लगता है कि उस विश्लेषण की पूर्ति आप लोग ने इस बजट में की होगी। अगर मैं आपसे खुद ही पूछूं, वो 3 कौन से प्रमुख कारण थे जो पिछले बार 2018 में आप आ रहे थे और इस बार बजट में उसको समाहित करते हुए ध्यान रखा गया कि उन वर्ग को कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी 2018 में वो इस बार नहीं दिखाई दे, अगर नाराजगी भी है तो उसको दूर कर लिया जाए। हालांकि एक आपने कोशिश की है, क्योंकि सड़क को लेकर अक्सर हमने देखा है जब भी हमारी स्वदेश न्यूज चैनल की टीम जाती है, शहरों में जाती, गांव में जाती है, सड़कों से लेकर लोग बड़े परेशान हैं। तो आप लोग ने तकरीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें प्रावधान किया, कहीं ना कहीं एक नाराजगी यहां पर दूर करने की कोशिश की गई। अगर बाकी कुछ और मुद्दे की बात करूं जिस वजह से 2018 में आप लोग आ रहे थे, इस बार उसको आप लोग ने इस बजट में कैसे समाहित किया है ताकि वो नाराजगी इस बार दोबारा ना दिखाई दे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रही है और इस काम के दौरान हम देखते हैं कि अधोसंरचना मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। और अधोसंरचना के क्षेत्र में 56,256 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि हम सड़क बनाने वाले हैं, हम पुल पुड़िया बनाने वाले हैं। तो ये हमारा जो योजना थी कि आज गांव शहर से जुड़े, शहर विकसित हों, गांव विकसित हों, तो इनको विकसित करने के लिए अधोसंरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ हमने किसानों की चिंता की। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे। उस कर्ज माफी के चक्कर में किसान डिफाल्टर हो गए और उसी चक्कर में आप लोग की सरकार भी चली गई 2018 में। कर्ज माफी का जब कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जहां महिलाओं की बात है तो महिलाओं के लिए भी हमने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 929 करोड़ की व्यवस्था की, और अलग से भी पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए हमने 300 करोड़ रुपए अलग से व्यवस्था की कि उन महिलाओं के लिए भी हो।
साथ ही साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था के लिए, कन्या विवाह के लिए, निकाय योजना, महिला स्वरोजगार के लिए लगातार हमने बजट में यह व्यवस्था की है कि हमारा कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो हमारा नौकरियों के लेकर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर स्वरोजगार के मेला आयोजित किए जाते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री उद्यम नौकरियों का आपने जिक्र किया। भूपेंद्र कुमार सोलंकी जी ने कहा था कि आप लोग ने बोल तो दिया कि 1 लाख नौकरियां देंगे आप लोग, लेकिन कहां देंगे, किस तरह से देंगे, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। जी, मैं कह रहा हूं कि जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने जिक्र किया, आपने बोल तो दिया कि 1 लाख नौकरी आप लोग देंगे, लेकिन किस क्षेत्र में देंगे, किस तरह से देंगे, कहां देंगे, इसको लेकर ज्यादा आपने स्पष्ट नहीं किया। जबकि एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में 4 साल में 60,000 नौकरियां मध्य प्रदेश में कम हुई है, लोग बेरोजगार हो गए। 60,000 जिनके पास नौकरियां थी उनकी चली गई हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती होंगी। साथ ही साथ हमारे जो अन्य विभागों में रिक्त पद हैं, आज उनमें भी भर्तियां हो रही हैं। लगातार अभी पटवारी की परीक्षा मध्य प्रदेश की सरकार करा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा फोकस सरकारी नौकरियों पर भी है कि 1 लाख पद हम भरेंगे और लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और विभाग एक बड़ा विभाग है और उसमें जो हमारे रिक्त पद है उनकी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है कविता जी, आप लोग भी कई सालों तक सरकार में रहे हैं और बीच में 1.5 साल आप लोग की सरकार भी रही है अभी कुछ साल पहले। क्या आपको लगता है जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बीजेपी की पार्टी के नेता कि 1 लाख नौकरियां हम देंगे, क्या अभी की स्थिति में आपको ऐसा लगता है संभव हो पाएगा? हालांकि ये स्वाभाविक है, विपक्षी पार्टी आप इसको आप नकारेंगी, लेकिन अगर कुछ आप इसको आप लॉजिक तरीके से अगर आप इसको स्पष्ट कर सकती हैं या कुछ एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो आखिर क्यों ऐसा संभव नहीं हो पाएगा आपके हिसाब से? सावन के अंडे को सदा हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अभी स्वयं आपने इस बात को मंजूर किया कि मध्य प्रदेश में 60,000 नौकरियां जो लोगों के पास थी वो और कम हुई हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ख्याली पुलाव दिखाने में जाता ही क्या है। तो जब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, जिनको हम लोग लबरा मामा कहते हैं, जो अपने आप को स्वयं स्वीकारते हैं घोषणावीर, वो कहते हैं कि मशीन गन की किससे भी ज्यादा गति से मैं घोषणा करता हूँ और घोषणा करते चले जाते हैं। और चुनावी वर्ष है, ये सब करना लगभग असंभव है। 1 लाख नौकरी वो कहाँ देंगे, क्या उन्होंने उसका तरीका बताया। दूसरी बात, मैं बजट पर बात करना चाहती हूँ कि यदि मध्य प्रदेश की जनता को किसी प्रकार का और लगातार स्वरोजगार बढ़ा है और जो रोजगार होता है केवल नौकरी नहीं होती है। ध्यान रखिए महाराज, आपकी बात सुनी जाएगी। आप सुनिए, डीजल पेट्रोल के दाम आज कम हुए क्या? मैं परसों इंडियन नेशनल कांग्रेस के रायपुर के अधिवेशन कविता जी, राज्य के हाथ में ज्यादा कुछ खास रहता नहीं डीजल पेट्रोल के दाम करना, क्योंकि जहां जहां आप लोग की कांग्रेस की सरकार भी है वहां पे भी डीजल के दाम ऊंचे ही हैं, पेट्रोल के दाम ऊंचे ही हैं। इसलिए मैं आपको करिए, बगल में क्या उत्तर प्रदेश हो, बगल में छत्तीसगढ़ हो, हर जगह सस्ता है। तो क्या इस बजट में क्या इसका प्रावधान हुआ? अच्छा, पिछले बार की मुझे एक घोषणा याद आ गई। आप लोग की पार्टी ने वादा किया था कि अगर आप लोग की सरकार बनती है, कविता जी आपने पेट्रोल का जिक्र किया क्योंकि महंगाई से रिलेटेड है और बजट में कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर फोकस होता है। आप लोग की सरकार ने वादा किया था पिछले बार 2018 में, अगर आप लोग की सरकार बनती है तो 5 रुपए सस्ता करेंगे पेट्रोल, लेकिन सरकार बनने के बाद आप लोग ने 5 रुपए महंगा कर दिया था। 43 किलो की बोरी कर दी आपने, 7 किलो यूरिया और डीओपी मार दिया। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, आप यूरिया में आ गए। आप मैं तो पुराने वादे आपको याद दिला रहा हूँ। आंखों में पैर डालते हैं क्या? आपको दिखाई नहीं देता कि मध्य प्रदेश की देना पड़ेगा बहन को। कविता जी, आपने अभी पेट्रोल का जिक्र किया इसलिए मैंने आपको पुराने वादे याद दिलाए। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने अपने मुझे लगता है पेट्रोल शब्द आपको सुनाई नहीं दे रहा है। आप सुनिए, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कि आपने पेट्रोल का जिक्र किया, महंगाई से जुड़ा हुआ है और बजट में हर कोई ये कोशिश करता है कि महंगाई कम हो। आपने जिक्र किया कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम सस्ते नहीं किए गए और मैंने कहा भी राज्य के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, लेकिन पर भी आप लोग ने पिछले बार वादा किया था 2018 में आप लोग की सरकार बनेगी तो 5 रुपए सस्ता करेंगे पेट्रोल, लेकिन सरकार बनने के कुछ महीने के बाद ही आप लोग ने 5 रुपए महंगा कर दिया था।
रायपुर अधिवेशन से आ रही हूँ, छत्तीसगढ़ में 8 रुपया लीटर पेट्रोल सस्ता है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता? तीसरी बात सुनिए, इस बजट चलिए ठीक है, मतलब आप उसको जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, अपनी बात कीजिए कंप्लीट। 1,40,000 रुपया है, तो वो 5 करोड़ कौन लोग हैं जिनको चावल और दाल खिलाया जाता है, यदि उनकी 1,40,000 इनकम है? ये बात बतानी होगी शिवराज सिंह जी। थोथा चना बाजे बना, झूठ बोलने से काम नहीं होगा कि पुराने मिठाई के डब्बे में नई मिठाई भरी और आप लेके चल दिए, और जनता खूब मध्य प्रदेश की तैयारी है, और 2023 अक्टूबर में आने वाले चुनाव में इसका ईद का जवाब पत्थर से देगी। यह बजट पूरी तरह फ्लॉप शो है, और इसमें आम जनता को किसी प्रकार का कुछ भी रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है पिंकी जी, जैसे मैंने पहले कहा, स्वाभाविक है जब भी बजट आता है तो सत्ता पक्ष वाले तारीफ करते, विपक्ष वाले उसको विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तमाम मुद्दे विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं, चाहे महंगाई को उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारों को उठा रहे हैं, क्या ये मुद्दे जो राज्य सरकार के हाथों में ऐसा कुछ रहता है, कुछ जादू की छड़ी रहती, या फिर उनके पास ऐसा कुछ प्रावधान रहता है कि बजट में ऐसा कुछ प्रावधान कर दे कम से कम जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर जो होती है वो खत्म हो जाए, और जो महंगाई है उस पर कम से कम लगाम लग सके? क्या सरकार के पास इतना प्रावधान रहते हैं, इतना पैसा रहता है कि इन चीजों को बड़े स्तर पर वो मैनेज कर सकते हैं, बड़े स्तर पर, जिससे जनता को लगे कि वाकई राहत मिल रहा है, और जो इस सरकार को देना था या दे सकती थी लेकिन नहीं दिया है? जी बिल्कुल। एक्चुअली पेट्रोल के जो दाम है उसको तो सरकार कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है और जो स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही हैं, उन सभी का दबाव पेट्रोल की प्राइसेस पे होता है। तो पेट्रोल का प्राइस कम करना, डीजल का प्राइस करना, घरेलू गैस का प्राइस कम करना, ये तो ना केंद्र सरकार के हाथ में अगर होता तो वो बिल्कुल कर देते, और न ही ये प्रदेश सरकार के हाथ में। तो इस मुद्दे पे तो बहुत ज्यादा बहस करने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। तो इन्हीं सारे मुद्दों से छुपने और बचने के लिए शायद सरकारें ये प्रयास करती हैं कि हम 1,500 रुपए देंगे और हम 1,000 रुपए देंगे। तो आप ये 1,500 और 1,000 रुपए बांटने की प्रवृत्ति कम करिए, इसको बंद करिए। ये हमारे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। पिंकी जी, अक्सर ये बात चलती है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि कोई रेवड़ी बांट रहा है तो कोई फ्री में बांट रहा है, लेकिन क्या जब इस तरह की चीजें फ्री में बढ़ती है तो इससे क्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, या फिर कुछ और दूसरा रास्ता भी हो सकता है जिसके कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो और इसका सीधा या इनडायरेक्ट लाभ जनता को भी मिले, और जो वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में बेहतर होना वो बेहतर हो सके? देखिए, जब ये इतना सारा पैसा मार्केट में आएगा, जब सरकार पैसा देगी, तो ये पैसा ऑफ कोर्स महिलाओं के खातों में आएगा, तो वो अपनी कुछ जरूरतें पूरा करने के लिए खरीदारी करने निकलेंगी। तो ये 1,000 रुपया या जो 60,000 करोड़ या 8,000 करोड़ रुपए की जो बात हम कर रहे हैं, ये जितना भी पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा। और जब ये पैसा मार्केट में आता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो वो डिमांड करते हैं चीजों की। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना? तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार मिलेगा, नए नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। तो गलत तो कहीं से भी नहीं है, गलत तो कहीं से भी नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी अर्थव्यवस्था में एक फ्यूल की तरह काम करेगा ही। लेकिन फिर भी जो प्रयास होने चाहिए, वो प्रयास होने चाहिए आत्मनिर्भरता लाने के, है ना? ये आप हर महीने 1,000 रुपए उनको हाथ खर्च के लिए मत दीजिए। आप बोलिए उनको कि वो अपना कोई रोजगार चालू करें, कोई व्यापार चालू करें, और उसके बदले में आप अगर ये पैसा काम के बदले उनको पैसे दे तो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, उससे रोजगार भी बढ़ेगा और उनमें स्वाभिमान भी आएगा। आप किसी को आप ये प्रवृत्ति फिर एक गलत आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना। मतलब अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हैं तो कल को किसी भी सरकार को मौका मिलेगा तो वो 1,500। लेकिन ये सब आएगा कहाँ से? ये सब आएगा तो मेरी जेब से ना, ये करदाता के पास से आएगा। सरकार के पास अलग से कोई व्यवस्था तो है नहीं कि वो जहां से ये सारा फंड मैनेज करने के लिए पैसा निकाल लेगी। तो ज्यादा जोर या ज्यादा फोकस जो होना चाहिए सरकारों का, वो होना चाहिए रोजगार निर्माण पे, बजाय ये बांटा बांटी करने के। ऐसा मेरा मानना है, और इकोनॉमिक्स के तो सभी सिद्धांत यही कहते हैं। लेकिन ठीक है, अभी अगर हमारे मार्केट में फंड की कमी है तो वो इस तरीके से हम रोटेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल रोल आउट हो सकता है। और इसके साथ साथ जी नहीं कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए आप। जी, इसके साथ एक बहुत अच्छी बात सरकार ने की है, मतलब मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि प्राकृतिक खेती और मिलेट पर विशेष जोर दिया गया है।
प्राकृतिक खेती जितना ज्यादा सरकार खेती और किसानों के ऊपर ध्यान देगी उतना वो उन्नत होंगे। वो लोग नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, वो नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और अगर हम सिर्फ मिलेट को भी फोकस करते हैं तो ये मिलेट भी बड़े पैमाने पे निर्यात हो सकता है और बाकी सभी स्टेट्स में हम इसको सेल कर सकते हैं। और यहाँ इस तरह की चीजें किसानों को की जाना बहुत जरूरी है। ये मुझे सरकार का बहुत अच्छा एक पॉइंट लगा। इट्स अ गुड पॉइंट। बिल्कुल। और आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया कि अगर हम ओवरऑल निर्यात की अगर बात करें तो 8.4% रहा है प्रदेश का, और जबकि देश का 6.9% था। तो उस लिहाज से तो प्रदेश इस स्तर में अच्छा कर रहा है। लेकिन भूपेन जी एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ ठीक है, मैं जब दोबारा आऊंगा उसका आप शामिल कर लीजिएगा, ठीक है ना भूपेन जी। अगर देखें राजनीतिक दृष्टि से तमाम तरह के विपक्ष के जो तमाम तरह के मुद्दे रहते हैं, और कुछ 3-4 ही मुद्दे बड़े बड़े रहते हैं जो हर बार वापस लौट कर आते हैं, वो बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, महंगाई। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कब खत्म होंगे ये मुद्दे पता नहीं, लेकिन ये हमेशा मुद्दे खास तौर से काम करते हैं। क्योंकि अगर लाइट का जिक्र करें तो अभी कविता जी ने कहा कि लाइट चले गई, फिर विकास चले गया, फिर लाइट आ गई, विकास आ गया, तो जिक्र उन्होंने उस वक्त किया था। लेकिन ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि जब चुनाव होगा और तब तक के अभी जो बजट में सारे प्रावधान किए गए हैं, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात कर लें या सड़कों को लेकर जो अच्छा खासा इसमें बजट रखा गया है, ये खास तौर से बड़े बड़े मुद्दे उस वक्त तक थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे और विपक्ष इन मुद्दों को ज्यादा अच्छे से भुना नहीं पाएगा और सरकार इसमें प्लस में रहेगी? देखिए, जब राजनीति की विधानसभा जब समाप्त होगी तो सारे विधायक लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे और जो मुख्य मध्य प्रदेश में राजनीति पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो हर उनका लगभग 4 साल से ये सर्वेक्षण चल रहा है और किसको कैंडिडेट बनाना है। तो आपने जो बेसिक बात कही पानी, बिजली और मकान की, तो देखिए अगर अपन राजनीति सर्वेक्षण से हिसाब से बात करें देश की, तो जब से 14 से प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने एक मोनोपोली तो बना दी है, सब्सिडी खत्म होगी और लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि सब्सिडी पे ध्यान नहीं देते। आप अगर देखें एलपीजी की सब्सिडी खत्म की, सिलेंडर को उन्होंने वो किया, लोगों के पहले शुरू में पैसे आए फिर नहीं आए, लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया। तो वो जो उसी के कारण हमारी इकोनॉमी जो कोरोना के टाइम पे थी वो आज स्टेब्लिश रही। यही कारण था कि हमने उस सब्सिडी को रोका है। दूसरी बात, जो पेट्रोल की था तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक मूल्यों के हिसाब से चाहे गैस के मूल्य हो चाहे पेट्रोल और डीजल के हो, वो उन्होंने तय किए और वो पूरा पैसा उन्होंने आधारभूत ढांचे में लगाया वो पैसा। और राज्य ने भी जीएसटी जो लागू किया है तत्काल, जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में, वो भी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें भी कभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम बढ़े, लेकिन उस मुनाफे को ये भारत सरकार ने कभी भी कम नहीं किया ना स्टेट में। लेकिन जब अंतिम स्थिति आई तो 2 रुपए 3 रुपए 1-2 बार किए हैं। अब ये मेन चीज है। दूसरी बात क्या बनती है, जब बजट आता है तो बजट आने के बाद जो जैसे यहाँ पे लगभग 1.5 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारी हैं विभिन्न निकायों में, जैसे स्वास्थ्य की सेवाओं में अभी जब जबलपुर के लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं कि उनका जो वेतन है वो कम मिल रहा है। अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अभी बहुत हड़ताल की थी। और ये स्वास्थ्य जो सेवा है जो बेसिक महत्वपूर्ण है, अभी अतिथि शिक्षकों ने की, ये जो मांग होती है ये 4 वर्ष तक इंतजार करते हैं और 4 वर्ष के बाद ये अपना एक प्रोपोगंडा यूनियन बन जाती है, फिर यूनियन सरकार पे दबाव बनाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होने लगती है। इस बजट में ये प्रावधान इनका नहीं है कि इन संविदा को क्या करेंगे, संविलियन करेंगे कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा, और ये लोग उस समय धमकी देते हैं अतिथि शिक्षक जैसे स्कूल में पोलिंग एजेंट बनेगा उसके कि सरकार मुख्यमंत्री समझ जाए वरना ये एग्नेस्ट चला जाएगा। तो ये जो बैलेंस और कहीं ना कहीं इसका असर दिखता है पिछले बार जब देखिए जैसे ही वाक्य युद्ध शुरू होगा, जैसे ही वाक्य युद्ध शुरू होगा तो विपक्ष पार्टी उनको सिंबलाइज अपनी तरफ लाने की कोशिश, हम आएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे, नियमित कर देंगे, हम आएंगे तो फलाना कर देंगे। ये तो वो इस बैलेंस को जिसने उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि जो परसेंटेज का विधानसभा में रहता है वो 1.5 लाख का लगभग वोट होता है। उसमें आप मानिए कि लगभग अभी जो 80 विधानसभाओं में लगभग 5000 से लगभग लोग जीते और हारे, और कई जगह तो 1000 के अंदर ही थी स्थिति। तो वो जो है उस चीज को बड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। तो ये जो अभी देखिए, आप देखना, अभी अपन तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, अभी देखना ये आंदोलन हो ही रहे हैं और उग्र हो जाएंगे और सरकार पे दवा, उनका भी दोष नहीं है क्योंकि 5 तो साल ये लाडली बहना योजना, सड़क के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान करना, ई स्कूटी देना, ये सब
इससे फायदा मिलने वाला है सरकार नहीं, ये तो फायदा मिलेगा। हाँ। लेकिन ये लोग जो है ना, देखिए बात ग्रुप की होती है, भले वो 500 लोगों को ग्रुप हो, लेकिन हर जिले से प्रभावित तो है। एक जैसे मीटर रीडर वाला है या स्वास्थ्य कर्मी है जो संविदा पे लगा हुआ है, वो हर जिले से आके भोपाल में प्रदर्शन करेगा, इसके लोगों में अटेक्शन आएगा, फिर ये लाठीचार्ज होगा, फिर दुनिया भर की, फिर वो मंत्री जाएंगे, फिर आएंगे, फिर विपक्ष के नेताओं को पकड़ के लाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम तो बोले हमारी सरकार आई। तो इससे क्या है, थोड़ा सा एक मोनोपोली चेंज तो होती है, और वो मोनोपोली जब होती है तो फिर वो मतदाता जो संचार होता है वो मतदान में परिवर्तित होता है। तो ये सब चीजें बड़ी, ये लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हमेशा चुनाव लड़ते हैं, सब जानते हैं उसको, और उनका भी अधिकार रहता है कि अंतिम चुनावी वर्ष में हम तो इस तरह। लेकिन जो बजट का उनने मेनली फोकस है, मेरा जो मानना है, आत्मनिर्भर तो कहीं नहीं है, क्योंकि ये वो भले प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके बजट को कहा रेवड़ियां बांटना, ये भी एक रेवड़ी ही टाइप का है, लेकिन रेवड़ी बड़े अच्छे साथ से बांधी है कि डायबिटीज ना हो पाए और बैलेंस बना रहे। तो ये बहुत अच्छे, ये मिल रहा है ना, जो टॉनिक को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर मिल रहा है ना, नहीं, और तो इसको खास तौर से मुझे एक बात ये कहने की, जो अभी जो राजनीति में सत्ता जो सदन होता है, सदन में हमको विरोध करना चाहिए। ये तो ठीक है कि अब देखिए जो गैस सिलेंडर वाला जो पिछली बार भी हमने देखा था विधानसभा में, उन्होंने वो गैस सिलेंडर बैलगाड़ी से आना, ये क्या है। मैं तो अगर पुराना मैंने भी इतिहास पढ़ा है तो अटल जी भी जाते थे और इंदिरा जी के समय पे वो तो दिल्ली में तक में गए। अब ये चीजें लोगों को अटैक नहीं करती, बस एक सुर्खी बन जाती है। अब क्या है, लोगों का माइंड चेंज हो गया है कि सब्सिडी मिलना नहीं है, सरकार को देना नहीं है। तो अब ऐसे इशू होना चाहिए कि इनको उसी सदन में घेरना चाहिए, और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो आजकल विभिन्न संचार के साधनों से अपने नेता, अपने प्रतिनिधि की बात सुनना चाहता है, और वो सुनने के कारण सदन चलता नहीं है, जिसके कारण वो व्यक्ति सुन नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे हम हैं आज एक सामान्य व्यक्ति से देखें, हमारी जो विधानसभा का कैंडिडेट है, जो विधायक प्रतिनिधि है, हम उसको चाहते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या उसकी विजन और है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिपिंग कट के वायरल होती है। बिल्कुल। अगर आप सदन में सरकार को घेरेंगे तो वो क्लिपिंग वायरल होगी और लोग उससे लॉजिकली कन्विंस होंगे बातों से। ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा रामबाण होता है, और इसको घेरना चाहिए, और बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ आना चाहिए, आंकड़ों के साथ आना चाहिए, बोलना चाहिए आपने जब आए थे आप चुनाव 2018 में, तो आपका घोषणा पत्र ये था, आपने देखिए कितना कर्जा प्रति व्यक्ति पे बढ़ा दिया है। ये सारे बहुत से मापदंड हैं, और मैं तो मानता हूं कि इस तरह से अगर प्रहार किया जाए तो सरकार बिल्कुल बात माने। कविता जी, अगले सवाल में यही आपसे पूछूंगा, आखिर आपने इतना अच्छा मौका, सुनहरा मौका गवा क्यों दिया? आप लोग ने वॉकआउट कर दिया, विरोध प्रदर्शन कर दिया, आप लोग के पास मौका था, उस मौके को भुना सकते थे। हालांकि अभी तो और चलेगा विधानसभा सत्र, तो मुझे लगता है कि वहां पर जनता आपको सुनना चाहेगी, आपके जो समर्थक है सुनना चाहेंगे कि कैसे आप सरकार को आप फैक्ट के साथ आप घेरते हैं। मुक्ता जी, कहते हैं अक्सर कि अगर घर में महिलाएं खुश हैं तो पूरा घर खुश रहता है, वो चाहे पति हो बच्चे सब खुश रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें महिलाओं को लेकर बहुत सारी घोषणा यहाँ पर की गई है। अगर देखें 1,02,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लाडली बहना योजना को लेकर प्रावधान किया गया, 1,000 रुपये हर महीना दिया जाएगा, स्वयं सहायता महिलाओं जो हैं समूह, उनको 660 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो क्या महिलाओं के जरिए पुरुषों को, उनके बच्चों को भी खुश करने की यहाँ पर एक जो रणनीति दिखाई दे रही है, आपको लगता है ये रणनीति सही तरह से हिट करेगी और बीजेपी के लिए एक रामबाण साबित होगी? क्योंकि महिलाएं खुश तो पूरा परिवार खुश, तो फिर जहां वोट देना है सब उसके हिसाब से वोट देंगे। अच्छा सवाल पूछा है, और ये जो है पूरा का पूरा जो है एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। आप अगर हम लोग देखें तो पिछले जो जितने भी चुनाव हुए हैं, तो बहुत अच्छा जो वोट जो बीजेपी सरकार को मिलता है, जिसको लीड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, उनका महिलाओं के जो वोट बैंक है वो बहुत अगर हम कह सकते हो तो अच्छा खासा रहता आया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से अभी जो पिछली बार का जो चुनाव था 2018 का, जो बहुत कम मार्जिन से कई सीट्स में जो है डिफरेंस रहा था, 500, 1000, 700 इस तरह का, तो उसमें जो मेन चीज उभर के आई थी कहीं ना कहीं एक आदिवासी का था। आदिवासी जो सीट्स थे वो पूरे कांग्रेस के पास चले गए थे। तो आदिवासियों को तो हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी जो है आदिवासी वोट बैंक को लगातार जो है साधने की कोशिश कर रही है। और महिलाओं का जो है ये जो
एक लाडली बहना योजना है, उसी के तहत है। इसलिए जो इस बजट को हम देख रहे छात्राओं हैं, की ई-स्कूटी देना है, हाँ, ये बिल्कुल जो है चुनावी साल का बजट है। और इसमें एक चीज और है कि इस बार कोई भी टैक्स प्रपोज नहीं किया है गवर्नमेंट ने, इस बजट में कोई भी टैक्स नहीं प्रपोज किया है कहीं। तो ये इस तरह के जो मैसेज देना, कोई टैक्स नहीं है, सारे आपने जो योजनाएं और जो आपने प्रोविजंस किए हैं, चाहे वो रोजगार का अवसर देना है, किसानों की जो ऋण माफी का जो इंटरेस्ट पे जो ऋण माफी है और वेवर ऑफ जो इंटरेस्ट है, उसके बाद जो महिलाओं को साधने की कोशिश है, लाडली बहना योजना, ये सारा। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण में मुक्ता जी एक जो रिपोर्ट आई शिक्षा को लेकर 3,90,000 बच्चे कम हो गए स्कूल में, कहीं ना कहीं ये इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की जरूर आवश्यकता है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सरकार जो है, देखिए आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं इस बात को कि जब ये राजनीति का ये समय है, जब चुनाव का समय, ये चुनावी वर्ष है, तो इस समय जैसा कि मैंने कहा कि एक भी टैक्स प्रपोज नहीं हुआ है इस पूरे बजट में। और लगातार जो कांग्रेस जो है आज सरकार को घेर के बार बार ये सवाल कर रही थी कि आप लोग लगातार कर्ज ले रहे हैं, लगातार कर्ज लेते जा रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह के जो है प्रोविजंस कर रहे हैं जिसमें आप महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं लाडली बहना योजना के, और कर्ज लेते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को भी जो आज जो था, कांग्रेस ने भले ये आचरण सही नहीं था कि आप जो है लगातार बजट भाषण के समय आप आप टोकते रहे, आपने बजट जो भाषण के समय आपने वॉकआउट किया, प्रदर्शन किया, ये सब आचरण सही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आप सही तरह से अपनी बात रख के घेरते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने माहौल तो बना लिया ना, एक माहौल तो उसने बना लिया था पूरा, जो है कि देखिए हम जो है विरोध कर रहे हैं, आप लगातार टैक्सेस ले रहे हैं। तो कविता जी, क्या माहौल ही बनाने का उद्देश्य था कि इस बजट को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाए कि बजट बिल्कुल नकारा है, चुनावी बजट है, कुछ नहीं इस बजट में, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश थी? क्योंकि सिलेंडर तो आप जनता देख देख के बोर हो गई है अब, क्योंकि घर में भी सिलेंडर है और बाहर विधानसभा में देखे, सड़कों में भी देखे, मुझे लगता है बोर हो गई सिलेंडर देख देख के। जब जेब कटती है भाई तब कुछ कोई बोर नहीं होता। जब महिलाएं आज बजट पर, लेकिन कविता जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार आप लोग बेरोजगारी पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन ना लोकसभा में इसका असर हो रहा है, ना विधानसभा में इसका असर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ माहौल बनाने से चीजें हो जाएंगी, कन्विंस हो जाएंगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है? आखिर क्यों आप लोग की बात जनता नहीं सुन पा रही है? इस बजट से रिलेट करते हुए बताइएगा। लेकिन बिल्कुल जनता कांग्रेस पार्टी की पूरी बात सुन रही है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, अभी जूही मैडम कह रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में विधानसभा 2018 के 5.5% महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट दिया था। आंकड़े हैं और आपकी डेटाबेस में बात कर रही हूँ। रही बात ईंधन के खेल की बात, मैं पुनः आपसे कह रही हूँ, जून 2022 तक कच्चा तेल 57 रुपए लीटर से बढ़कर 39 रुपया लीटर पारा आ गया। पर डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटे। आज सरकार चाहे तो 18। कविता जी, आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा आएंगे आपके पास। ठीक है, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आशीष जी देखिए, बजट को लेकर तमाम तरह की जो आप लोग, जब इसका प्रावधान आप लोग ने किया, अब जनता तक किस तरह से इसका फायदा मिलता है, ये तो आप लोग इस पर और बेहतर तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष ने, मुझे लगता है, अपने एक एजेंडा सेट कर लिया। बेरोजगारी और महंगाई लगातार आपको घेरते आ रहे हैं, वो चाहे राज्य का बजट हो या केंद्र का बजट हो, ये उनका मुद्दा हमेशा आगे रहेगा। कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि जनता आपसे सवाल करेगी ना कि इस बजट में आपने ऐसा क्या प्रावधान कर दिया जिससे बेरोजगारी कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है महंगाई कम हो जाएगी, सिर्फ ये कहने से कि 1 लाख रोजगार हम दे देंगे। कैसे जनता आपकी इस बात को यकीन करेगी, मानेगी? मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका में है और लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि विपक्ष को अपनी बात को रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जब सदन के अंदर हंगामा कर रहे थे कांग्रेस के सदस्य, बल्कि उन्हें आशीष जी, लगता है कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी तरफ से बह रही है, आपकी आवाज रुक जा रही है। कविता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल। नहीं, मेरी आवाज तो आप तक जा रही है, लेकिन जी ठीक है, अच्छी बातें निकल हाँ, कर आती हैं जिससे हमें सरकार चलाने में मदद मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जब सदन के अंदर कांग्रेस के सदस्य, उन्हें हंगामा ना करके बजट को सुनना चाहिए था और सुनने के पश्चात उसमें अपनी बात रखनी चाहिए थी। और इस बजट
के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है। ठीक है, ठीक है, समय कम है, ठीक है, समय कम है। आपका सवाल ये मैं कविता जी से पूछ लेता हूं। कविता जी, मैंने आपसे कहा था कि सवाल ये भी करूंगा, आखिर क्यों, जब आपके पास अच्छा मौका है बजट को लेकर सरकार को घेरने का, अगर आपको लग रहा है ये बजट अच्छा नहीं है, ये बजट सिर्फ चुनावी कलाकारी है, ये बजट गुमराह करने वाला बजट है, ये बजट नाटक नौटंकी है, तो आप लोग विधानसभा में सरकार को घेरिए ना। इस तरह से वॉकआउट कर लेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो आप अपनी बात कैसे कह पाएंगे? सोशल मीडिया का जमाना है, विधानसभा में आप लोग के नेता की कई बातें समर्थकों तक जाती है, लोगों तक जाती है, वो उसको बेहतर सुनते और ज्यादा कन्विंस होते, भले आप चुनावी सभा में कितनी भी आप जोर जोर से चिल्ला लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से जो इनकी गलत नीतियां उसका विरोध कर रही है, पूरी ताकत से विरोध कर रही है। और हम कविता जी, थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं आ पा रही स्पीकर में कि ये सदी की भ्रष्टतम सरकार है, लुटेरी कविता जी, सरकार है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज नहीं आ मध्य पा प्रदेश की रही। ठीक है 7.5 पिंकी श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अक्सर, क्योंकि हर सरकार चाहती है कि प्रदेश उसका मजबूत होकर बाहर निकले और आर्थिक तौर से मजबूत हो, लेकिन एक तरफ सरकार तो बहुत सारे पैसे उधारी ले रही है, ऋण पर ले रही है, और दूसरी तरफ तमाम तरह की जो योजना है वो लेकर आ रही है। लेकिन जो तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं, क्या जिस तरह से, क्योंकि अगर लगातार विपक्ष आरोप लगाती रहती है कि सरकार का जो ऋण लेने का, कर्जा लेने का ये दायरा बढ़ते जा रहा है, क्या इसका असर ये जो बजट पेश किया गया है इसमें, इससे कुछ प्रावधान आपको दिख रहा है कि उस आने वाले दिनों में जब बजट पेश होगा या जब भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट या जो भी आएगा उसमें कर्जा कुछ सरकार का कम हो पाएगा और सरकार की आर्थिक स्थिति जो और ज्यादा मजबूत हो पाएगी? ऐसी तो कोई योजना बजट में दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे जो प्रस्ताव दिए गए हैं उन सभी प्रस्तावों को मूर्त रूप में आने में टाइम लगेगा। कम से कम ये 3-4 साल के बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर हो सकता है कि हमें नजर आए इस बजट के जो भावी जो फायदे हैं वो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात समय कम है, मुझे ये भी बता दीजिए जनता को कि इसमें सरकार और क्या बेहतर कर सकती थी, क्या सरकार को इसमें करना था इस बजट में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सरकार को यहाँ पर जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनके बारे में कुछ घोषणाएं की जानी चाहिए थी। कुछ नए सेक्टर्स ऐसे बताए जाने चाहिए थे, जैसे किसानों की मदद करने के लिए जो और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स को कुछ सब्सिडी दी जा सकती थी, जो किसान ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको जिन चीजों में तकलीफ आ रही है, निर्यात के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए थे, या हम कैसे उनकी पहुंच, खैर ये मैं वही बात करने जा रही थी कि रोड बनाने का जो बात हो रही है या हवाई पट्टी के विस्तार की जो बात हो रही है, तो अब हो सकता है कि छोटी छोटी सिटीज के आसपास भी कुछ हवाई पट्टियां बने और वहां से जो उपज है उसको बहुत जल्दी दूसरी जगह पे तो ये तमाम तरह की व्यवस्था करनी थी इस बजट में। भूपेन जी, एंटी इनकम्बेंसी अक्सर दिखाई देती है, क्योंकि जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में रहती है, एंटी इनकम्बेंसी अक्सर दिखाई देती है, उससे सत्ता जो पक्ष है वो डरती भी कि ये हमको चुनाव में हरा नहीं दे। ये बजट क्या उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में थोड़ा सफल होते हुए साबित हो रही है? स्वाभाविक है, और सत्ता के रूप में 18 साल लगे हो उनको, सीएम साहब को हो गया है। लेकिन अभी जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस से आई है, और कांग्रेस ने जो 15 महीने जो पावर का यूज किया है, तो वो वेंटिलेटर से ऑक्सीजन उनको जबरदस्त मिली है, उनके कार्यकर्ता नीचे तक अब सक्रिय हो गए हैं। और ये एक तरफा मैच नहीं है। और अगर इस बजट की स्ट्रेटेजी अच्छी कांग्रेस करेगी और उसका थोड़ा सा आंकड़ेबाजी से और अपने क्षेत्र में करेगी, तो निश्चित रूप से और कठिनाई जाएगी। एक तरफा मैच नहीं है, लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि अभी भी कांग्रेस को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अभी 50-50 का मैच है। जी बिल्कुल। मुक्ता जी, लास्ट कमेंट संक्षेप। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये जो चुनावी वर्ष है, ये बजट जो है, जैसे कोई भी टैक्स का इसमें प्रोविजन नहीं किया, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, बिल्कुल चुनाव को देखते हुए ये बजट जो है वो आज पेश किया गया। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, आशीष तिवारी जी, कविता पांडे जी, डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर भूपेन कुमार सुलेरी जी और मुक्ता पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो चुका है, जिसमें सीधे तौर पर यह झलक देखने को मिल रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट तैयार किया गया। हाँ, खास बात यह रही कि बजट को तैयार करने में आंकड़ों की भी खासी बाजीगरी देखने को मिली है। ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बजट से सरकार को कितना फायदा होगा। क्या शिवराज सरकार के सत्ता में दोबारा वापसी होगी, या जिस तरह से प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बजट को गुमराह करने वाला और चुनावी कलाकारी का बजट बता रही है, तो वो अपनी बातों से जनता को अपने पाले में लाने में
कितनी कामयाब होगी और क्या सत्ता पर वो काबिज हो पाएगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।